Hello everyone. To Priyanka Edu Advisor and I am Priyanka Chauhan. Today we will study class 8 science chapter 8 cell structure and functions. You have already learned that things around us are either living or non-living. Further, you may recall that living organisms carry out certain basic functions. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं आइदर दे आर लिविंग या तो वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम कैसे देखते हैं बिकॉज दे कैरी आउट कुछ उनकी बॉडी में कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं कैन यू लिस्ट दीज फंक्शंस लाइक डाइजेशन रेस्पिरेशन reproduction these all are the functions which are performed by the living organisms movement different sets of organs perform the various functions you have listed बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जैसे लंग्स हो गए तो वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं स्टमक इंटेस्टाइन्स वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं तो इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द ऑर्गन वो ऑर्गन्स किससे बने हैं फर्दर उन ऑर्गन्स किससे बने हुए हैं दैट इज सेल सबसे छोटी यूनिट जो होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की उसको सेल बोलते हैं सेल वो वाला सेल नहीं जो आप लोग उसको यूज़ करते हैं टॉयज़ में या फिर बैटरी कार्स में यूज़ करते हैं वो वाला सेल नहीं होता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल प्रेजेंट होता है ये डिफरेंट सेल होता है जैसे घर बनाने में ब्रिक्स का यूज़ किया जाता है ना बिल्डिंग ब्लॉक्स किसी बिल्डिंग को बनाने में ब्रिक्स का यूज़ किया जाता है उसी तरह किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी हो चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो इसकी जो बॉडी जिससे बनी हुई होती है जो बेसिक यूनिट होती है वो सेल होती है इन द फर्दर चैप्टर वी विल स्टडी द डिटेल ऑफ द सेल सेल कैसा दिखता है कैसी शेप होती है उसके अंदर अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये सब हम डिटेल पढ़ेंगे इस चैप्टर में फर्स्ट वी विल सी द डिस्कवरी ऑफ द सेल इसको डिस्कवर कैसे किया गया रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया यू हैव टू लर्न दिस नेम इन द ईयर 1665 रॉबर्ट हुक ने एक स्लाइस ऑफ कॉक को ऑब्जर्व किया स्लाइस ऑफ कॉक क्या होती है ट्री की जो बाक होती है जो ट्री का जो ट्रंक होता है उस पर जो बाक होती है ना जिसे हम उतार सकते हैं थोड़ा सा यूँ करके उस बाक को उसमें जो कॉक होती है उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया तो कॉक इज़ अ पार्ट ऑफ अ बाक ऑफ द ट्री जो बाक होती है उसी का पार्ट होता है कॉक तो ये बाक हम आराम से हटा सकते हैं आप थोड़ा सा इसे नाखून हट करके भी यूँ हटाओगे नेल से भी तो वो बाक का थोड़ा सा टुकड़ा हट जाता है ट्रंक से तो उसी को उन्होंने ऑब्जर्व किया उसी का पार्ट होती है कॉक तो थिन स्लाइस लिए उन्होंने कॉक के और उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि इस तरह के पार्टीशन उन्हें दिखाई दिए छोटे छोटे बॉक्सेस कंपार्टमेंट्स देखे उनको थिन रॉक स्लाइस में किस तरह के कंपार्टमेंट्स थे हेक्सागन शेप के कंपार्टमेंट्स थे इस तरह के जैसे हनी बी का हाइव देखा होगा आपने हनी बी हाइव में इस तरह के कंपार्टमेंट्स होते हैं हेक्सागन शेप के तो ये हेक्सागन शेप के कंपार्टमेंट्स बहुत सारे कंपार्टमेंट्स थे इस तरह के इसको इन्होंने बोला लिटिल रूम्स ये लिटिल रूम्स की तरह दिख रहे थे हेक्सागन शेप के और ये ईच जो रूम लिटिल रूम दिख रहा है इसको इन्होंने नाम दिया सेल तो ऐसे सेल्स सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं दीज बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक अ हनीकोम ये हनीकोम स्ट्रक्चर की तरह दिख रहे थे ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय अ वॉल और द पार्टीशन है सबके बीच में हर सेल के बीच में पार्टीशन है तो इन्होंने इसको टर्म दी सेल हर एक बॉक्स को उन्होंने बोला सेल फिर उन्होंने केयरफुली ऑब्जर्व किया ईच बॉक्स और द सेल इन द कॉक दे वर एक्चुअली डेड सेल्स तो सो फर्स्ट द रॉबर्ट हुक ही डिस्कवर्ड डेड सेल्स इन 1665 cells of living organisms could be discovered only after the discovery of improved microscope फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल को डिस्कवर किया गया जब माइक्रोस्कोप इम्प्रूव हो गए नए और अच्छी क्वालिटी के माइक्रोस्कोप्स जब इन्वेंट हुए वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स रॉबर्ट हुक की ऑब्जर्वेशंस के 150 ईयर्स तक भी कुछ सेल के बारे में ज़्यादा पता नहीं चला था टुडे वी नो अ लॉट अबाउट द सेल बिकॉज आज के टाइम में बहुत अच्छे इम्प्रूव माइक्रोस्कोप्स हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के माइक्रोस्कोप्स हैं तो सेल के अंदर का हर एक स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से देखा जा सकता है दे हैव वेरी हाई मैग्निफिकेशन मतलब वो छोटी से छोटी चीज़ को भी बहुत बड़ा करके और बहुत अच्छे से दिखा देते हैं वो माइक्रोस्कोप्स द सेल
क्योंकि ये सेल बहुत छोटे होते हैं, हम अपनी आइज से नहीं देख सकते, अनएडेड आइज से नहीं देख सकते. वी कैन ओनली सी these cells with the help of microscope. Some exceptions you will study later in this chapter, but the cells are microscopic. Both bricks is in a building and cells in the living organisms, they are the basic structural units. ये basic structural units होते हैं. The buildings, though built of similar bricks, have different designs. जैसे buildings एक ही type की bricks से बनती है, पर डिज़ाइन अलग अलग होते हैं, बिल्डिंग्स की शेप अलग होती है, साइज़ अलग होते हैं. उसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग वर्ल्ड में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब सेल से बने हुए होते हैं, पर उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर, शेप, डिज़ाइन सब अलग अलग होता है. हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग है, बट उसकी बॉडी बेसिकली सेल से ही बनी हुई है. सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स. नॉन लिविंग ब्रिक्स से कंपेयर करते हैं, हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं, बट वैसे सेल नहीं होते. सेल अपने आप में बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं. एंड हेंस एग कैन बी सीन ईजिली. इज इट अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल? ये एक सेल है या सेल का ग्रुप है हेन का एग? इट इज़ अ सिंगल सेल. ये एक सिंगल सेल है. द एग ऑफ द हेन रिप्रेजेंट्स अ सिंगल सेल एंड इट इज़ बिग इनफ टू बी सीन बाय द अनएडेड आइज़. ये हम अनएडेड आइज से देख सकते हैं. नॉर्मल हम जैसे देखते हैं, हम एग ऑफ द hen को देख सकते हैं. सो देयर इज़ एन एग्जाम्पल. सी दिस ब्रिक वॉल और दिस इज़ द अनियन पील. अनियन पील को जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं, अनियन की एक छोटी सी पील हटाई जाती है. सो उसके स्लाइड प्रिपेयर करके जब हम देखते हैं तो इस तरह के सेल्स दिखाई देते हैं अनियन पील में. तो दोनों में कुछ कुछ सिमिलैरिटी लग रही है. जैसे ये ब्रिक्स को एक साथ जोड़ के बिल्डिंग बनाई जाती है, उसी तरह बहुत सारे सेल्स मिलके कोई भी ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, वेदर अ प्लांट और एन एनिमल. ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज. हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स? कैसे स्टडी करते हैं साइंटिस्ट लिविंग सेल्स को? दे यूज़ द माइक्रोस्कोप, जो मैग्नीफाई करके बड़ा करके दिखाते हैं. स्टेन्स, डाइज आर यूज टू कलर द पार्ट ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर. जैसे मैंने बताया अभी अनियन पील की स्लाइड बनानी है, तो अनियन पील को पहले डाई करना पड़ता है. डाई से उसमें कलर देना पड़ता है, फिर उसे माइक्रोस्कोप स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, जिससे वो ईजिली दिखाई दे सके. सो देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बहुत मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, और उनकी शेप भी अलग है, उनके साइज़ भी अलग है. उनके जो ऑर्गन्स हैं वो भी वेरी करते हैं. शेप, साइज़ या नंबर ऑफ़ द सेल भी वेरी करता है, वो भी अलग अलग होता है. नंबर ऑफ़ सेल्स, कितने सेल्स हो सकते हैं ह्यूमन बॉडी में या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में. जैसे कि एक टॉल ट्री है या फिर एक ह्यूज एनिमल है लाइक एलिफेंट, तो उसमें बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हो सकते हैं. ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, जो साइज़ में वेरी करते हैं. सारे सेल एक ही साइज़ के नहीं होते, अलग अलग शेप एंड साइज़ के सेल होते हैं. तो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस. अलग अलग सेल्स का फंक्शन भी अलग अलग होता है, वो क्या फंक्शन करते हैं बॉडी में. अब दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, एक तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं और एक हो सकते हैं मल्टी सेलुलर. जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी एक ही सेल से मिलकर बनी हुई है, द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल है, उनकी पूरी बॉडी में एक ही सेल है, उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. एंड दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, जो बहुत सारे सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं, देर आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, they are called multicellular organisms. Multi means many and cellular means cell organisms. The number of cells being less in smaller organism does not in any way affect the functioning of the organisms. You will be surprised to know that an organism with billions of cells begins life as a single cell. Life begins single cell से ही होती है. लाइफ स्टार्ट होती है विद अ फर्टिलाइज्ड एग. जब एग फर्टिलाइज होता है बाय द स्पर्म, द एग इज़ फर्टिलाइज्ड, देन द फर्टिलाइज्ड एग मल्टीप्लाई. ये एक एग मल्टीप्लाई करता है, ये ओवम मल्टीप्लाई करता है, और इससे बहुत सारे सेल इंक्रीज होते हैं और डेवलपमेंट होके एक फीटस बनता है या उससे एक बेबी बनता है. तो लाइफ स्टार्ट्स विद अ सिंगल सेल. सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं, बहुत सारे सेल्स ग्रो करते हैं, और उसके बाद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है. Now both organisms are made up of single cell. Figure
8.3a amoeba and paramecium. Learn the examples of unicellular organisms, amoeba and paramecium. अमीबा की कोई शेप नहीं होती, अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है. अमीबा अपनी शेप चेंज कर सकता है, जहाँ मूव करता है इसकी ये एक्सटेंशंस निकल जाती हैं, एक्सटेंशंस को कहते हैं सूडोपोडिया. नाउ सेकेंड एनिमल इज दिस पैरामीशियम. पैरामीशियम स्लिपर की शेप का होता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्लिपर एनिमलक्यूल. और ये दोनों ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइफ में जितने भी नेसेसरी फंक्शंस होते हैं वो सारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं, सब फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सारे रेस्पिरेशंस ये जो फंक्शंस है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी होते हैं. अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर्स फूड, भी डाइजेस्ट कैप्चर भी करता है, पकड़ता है, फूड डाइजेस्ट भी करता है, रेस्पिरेशन भी करता है, फूड वेस्ट एक्सक्रीट भी करता है, ये ग्रो भी होता है और ये रिप्रोड्यूस भी करता है. तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वो सारे फंक्शंस करता है जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है. ये सारे फंक्शंस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कैरी आउट करते हैं. एक सेल जब सिमिलर तरह के सेल्स एक तरह ग्रुप बनाते हैं तो उसको बोलते हैं टिश्यूज़. वो टिश्यूज़ बनाते हैं, सेल से बन के टिश्यूज़, सेम सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं और वो टिश्यूज़ बना के एक साथ एक जैसी टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बनाती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का. तो सबसे छोटी यूनिट सेल होती है, उससे बड़ी टिश्यू, फिर उससे बड़ी ऑर्गन, फिर सारे ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और सब ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म. तो शेप ऑफ द सेल्स, शेल की शेप अलग अलग हो सकती है, इरेगुलर शेप भी हो सकती है. शेप अपीयर्स इरेगुलर, कोई डेफिनेट शेप भी नहीं कह सकते हम. अमीबा की जैसी इरेगुलर शेप है. दूसरे ऑर्गेनिज्म से अगर हम कंपेयर करें तो शेप ऑफ अमीबा इज़ इरेगुलर. ये जहाँ मूव करेगा वैसी शेप हो जाएगी. इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, शेप चेंज होती रहेगी अमीबा की. उसकी प्रोजेक्शंस देखिए, जहाँ पे जाती है वो वेरी कर देती हैं ये प्रोजेक्शंस. इन प्रोजेक्शंस को कहते हैं फॉल्स फीट या सूडोपोडिया. दीज आर द फॉल्स फीट और सूडोपोडिया. दीज प्रोजेक्शंस अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव्स एंड फीड्स. ये सूडोपोडिया बाहर दिखते भी रहते हैं और फिर थोड़ी देर में डिसअपीयर हो जाते हैं, फिर वापस से अपीयर हो जाते हैं, जैसे अमीबा आगे आगे मूव करता जाता है या फिर कुछ फूड कंज्यूम करता है. अब वाइट ब्लड सेल, ये ह्यूमन बींग्स की बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, बट ये ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये सिंगल सेल है. और इसकी भी जो शेप होती है वो इरेगुलर शेप होती है, डेफिनेट शेप नहीं होती है WBC की. अमीबा इज़ अ फुल फ्लेश्ड ऑर्गेनिज्म. ये एक ऑर्गेनिज्म है अमीबा, बट WBC इज़ अ सेल, white blood cells. They are capable of independent existence. Amoeba. What shape would you expect in the organism with millions of cells? Shows different cells. Different cells की shapes बताई गई है और सबका function भी अलग अलग होता है. जैसे spherical red blood cells, ये RBCs हैं, और ये muscle cells है, spindle shaped होती हैं इस तरह से. यहाँ पे sides में tapering है और बीच में से थोड़ी broad है. और ये लास्ट में लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल्स. ये जो नर्व सेल्स हमारी बॉडी में पूरे न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे ब्रेन इन्हीं नर्व सेल्स से बना हुआ होता है. कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट्स शेप? कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर इनक्लोज्ड इन द मेम्ब्रेन. हम एक बेसिक एग्जांपल फिगर देखें सेल का, तो ये एक तरह का सेल है. इसके बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसके बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. एक अगर हम सिंपल बात करें, अगर एनिमल सेल की बात करें, तो ये बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन है, बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और यहाँ पे एक जेली लाइक लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होता है इसके अंदर, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म. ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है सेल का. अगर वही हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में, ये एनिमल सेल बताया मैंने आपको, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है इस तरह से, इसको कहते हैं सेल वॉल. ये मेन डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में. इसको कहते हैं सेल वॉल. ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल में बाहर नहीं होती. दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल. सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स के सेल को शेप प्रोवाइड करती है, एक बाहर डेफिनेट शेप देती है. और प्लांट्स में एक एडिशनल कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल कह रहे हैं प्लांट्स में. इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल्स.
सेल्स को शेप भी देती है और ये सेल्स को रिजिड भी बनाती है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी बनाती है। और बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं, बैक्टीरिया में भी बाहर एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। साइज ऑफ द सेल्स, सेल का साइज वेरी कर सकता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी एज स्मॉल एज द मिलियंथ ऑफ द मीटर एंड मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। मोस्ट ऑफ द सेल्स माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, बहुत छोटे होते हैं और अनएडेड आइज से हम इन्हें नहीं देख सकते। वी नीड टू सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। स्मॉलेस्ट सेल इज ऑफ 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। जो बैक्टीरियाज होते हैं ये स्मॉलेस्ट सेल है। और लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग का होता है, इसका साइज होता है 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर। सो लर्न बोथ द एग्जाम्पल्स। Smallest is 0.1 to 0.5 micrometer bacteria and largest egg is the ostrich egg, largest cell. The size of the cell has no relation with size. Animal की body से और cell के size में कोई difference नहीं है। जैसे कि अगर आप सोचो कि एक elephant की body एक rat के compare में बड़ी होती है तो elephant के cell भी बड़े होते होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। The size of the cell is related to its function पे depend करता है सेल का क्या फंक्शन है। जैसे कि नर्व सेल्स हैं, बोथ इन द एलिफेंट एंड द रैट दे आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। लंबे और ब्रांच्ड होते हैं दोनों में, एलिफेंट में और रैट में। नर्व का क्या फंक्शन होता है नर्व सेल्स का? हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ मैसेजेस। ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं और वापस ब्रेन से मैसेज लेकर आते हैं, तो दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, सेम है इनका। दैट इज़ द ट्रांसफरिंग ऑफ मैसेजेस, मैसेज ट्रांसफ़र करने का फंक्शन है। तो फंक्शंस ये सेल सेम होते हैं इन दोनों की बॉडी में। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मेनी ऑर्गन्स। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा सेल होता है, एक तरह की सेल। जैसे आप लोग एक ऑर्गेनिज्म हो, अगर आप लोगों को एक स्टूडेंट को हम माने तो एक को सेल माने, तो आपकी पूरी क्लास में जितने स्टूडेंट्स होंगे एक ही तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक ही एज ग्रुप के स्टूडेंट्स जो एक ही क्लास में पढ़ते हैं, आप सबको मिला दिया जाए तो एक तरह से एक टिश्यू बन जाएगी, ठीक है। और अगर बहुत सारी ऐसे क्लासेस जैसे टिश्यूज़ को मिला दिया जाए तो मिलके एक ऑर्गन बना देंगे। तो यू स्टडीड इन क्लास 7th अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हो गए जैसे स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अगर इन सबको एक साथ हम ऐड करें तो एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना देते हैं। ईच ऑर्गन का क्या काम है? हर ऑर्गन का काम है परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, जैसे डाइजेशन करना है, एसिमिलेशन करना है, उसको एब्जॉर्ब करना है, एब्जॉर्प्शन करना है, उसको कैसे यूज़ करना है। सारे ऑर्गन्स का फंक्शन अलग अलग है और कलेक्टिवली ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ऐसे डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। प्लांट में भी ऐसा ही होता है। जैसे रूट्स का क्या रोल होता है? वाटर को एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। लीफ का फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ फूड, फूड प्रिपेयर करना प्लांट के लिए, प्लांट के पूरे पार्ट्स के लिए। तो ईच ऑर्गन इज़ फर्दर मेड अप ऑफ किससे बना हुआ होता है? टिश्यूज़ से बना हुआ होता है। और डेफिनेशन लर्न कीजिएगा, टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। एक तरह के सिमिलर सेल्स जो एक तरह का ही काम करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, उन्हें हम टिश्यू बोलते हैं। A group of similar cells which perform a specific function, like if they are performing the function of digestion, then these are the tissues which form the digestive organs. Paheli realized that an organ is made up of tissues, organ tissues से बने होते हैं, और which in turn tissues cells से बने हुए होते हैं। तो सबसे छोटी यूनिट हो गई सेल, फिर एक तरह खूब सारे सेल्स, एक जैसे सेल्स मिलके टिश्यू बनाएंगे और एक जैसे टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बनाएंगे। The cell in the living organism is the basic structural unit of life. Cell is the basic structural and also functional unit of life because a cell can perform all the functions. A single cell can perform all the functions, living functions. Parts of the cell. Cell membrane. The basic components of cells are cell membrane होती है सबसे बाहर, फिर अंदर जेली लाइक सब्सटेंस साइटोप्लाज्म होता है और बीच में न्यूक्लियस होता है। ये मेन कॉम्पोनेंट्स है सेल के। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं और सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं या प्लाज्मा लीमा भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लीमा। द मेम्ब्रेन सेपरेट्स सेल फ्रॉम वन अनदर and also the cell from the surrounding medium.
एक दूसरे से सेल सेपरेटेड होते हैं, एक तरह से छोटे छोटे रूम्स की तरह होते हैं, और सेल मेम्ब्रेन से एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और बाहर की सराउंडिंग से भी सेल मेम्ब्रेन सेपरेट करके रखती है। सेल मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउज सब्सटेंसेस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। सेल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं और ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसके अंदर मटेरियल सेल के अंदर आ सकते हैं और सेल के बाहर भी आ सकते हैं। ये सेल है, सेल के बीच में न्यूक्लियस है, और ये जेली लाइक सब्सटेंस, ये जेली लाइक सब्सटेंस जो सेल के अंदर है, ये साइटोप्लाज्म है। तो ये बाहर वाली हो गई सेल मेम्ब्रेन, इसको हम बोल रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये साइटोप्लाज्म होता है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ऐसे बहुत सारे सेल्स पास पास है, तो ये एक तरह से पार्टीशन का काम भी करती है, और ये सेल मेम्ब्रेन से सब्सटेंसेस सेल के अंदर भी जा सकते हैं और सेल से बाहर भी आ सकते हैं, और ये सेल को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, सेल को रिजिडिटी भी देती है। एंड दिस इज़ द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जैसे हम एनिमल सेल की अगर बात करें तो प्लांट सेल में भी ऐसा ही सेल होता है, बस बाहर एक और लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, और कुछ अदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। अनियन सेल में बाहर की तरफ है, क्योंकि ये प्लांट सेल है, ये बीच में ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये पूरा सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया, और बाहर की तरफ एक सेल वॉल हो गई। तो जेली लाइक सब्सटेंस जो होगा, और सेंटर में जो डेंस राउंड बॉडी है सेंटर में, दैट इज़ न्यूक्लियस। सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन से बाहर सेल वॉल, और बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस दैट इज साइटोप्लाज्म। बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक जेली लाइक मटेरियल होगा, उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। You have learnt earlier that the cell membrane gives shape to the cell. Cell membrane सेल को शेप देती है, और प्लांट्स में एक एडिशनल आउटर थिक लेयर ऑफ सेल होती है जिसको सेल वॉल भी कहते हैं। ये जो एडिशनल लेयर होती है सेल वॉल के बाहर, इसको सराउंड करती है, ये प्लांट्स में बहुत ज़रूरी होती है प्लांट्स के प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि एनिमल्स तो मूव करके जा सकते हैं। अगर एनिमल्स को लगता है कि कोई डेंजर है तो एनिमल्स चल के जा सकते हैं और अपनी सेफ प्लेस पे जाके छुप सकते हैं। बट जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स अब मूव नहीं कर सकते, इन्हें एक ही जगह पे फिक्स होके रहना होता है। तो चाहे कैसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो, चाहे हाई टेम्परेचर हो, हाई विंड हो, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, हैवी रेनफॉल हो, तो इन्हें अपने आप की प्रोटेक्शन करनी होती है, और इनको प्रोटेक्शन करने में हेल्प करती है प्लांट्स में प्लांट सेल वॉल। वेरिएशंस, टेम्परेचर में वेरिएशन, बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत तेज़ हवा, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, इन सब से एक्सपोज होना पड़ता है प्लांट्स को। सो बिकॉज दे कैन नॉट मूव एंड सेल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द लीफ पील ऑफ ट्रेडिस्कैंशिया, एक प्लांट होता है ट्रेडिस्कैंशिया या रोयो, इनकी लीफ के आप सेल्स देख सकते हैं, सेल्स ऑब्जर्व लीफ पील। ये एक्सपेरिमेंट आप लैब में करके देख सकते हैं। पतली सी लीफ पील लेनी होती है, थिन लीफ पील, उसकी स्लाइड बनानी होती है, एंड देन यू हैव टू ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ह्यूमन चीक सेल, एनिमल सेल। अब एनिमल सेल मेन स्ट्रक्चर वही सेल वॉल, आउटर कवरिंग, बाहर की तरफ सेल वॉल है, बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की आउटर लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाती है, ये सेल मेम्ब्रेन, सेल की बाहर की लेयर, और बीच में ये लिक्विड साइटोप्लाज्म। तो ऐसे बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यूज़ बना देते हैं। ये तो ह्यूमन के चीक के सेल्स हैं जो हम चीक अंदर से स्क्रैप करके, ये भी आप प्रैक्टिकल करते हैं, अंदर से स्क्रैप करके और ये निकालना होता है मैच स्टिक से, टूथपिक से आप इसको निकाल सकते हैं स्क्रैप करके, ह्यूमन चीक इनसाइड विदाउट हर्टिंग। फिर इस पर एक ड्रॉप ऑफ वाटर डालना है ऑन अ ग्लास स्लाइड, ऐड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन, आयोडीन इसमें ऐड करना है, और ऊपर एक कवर स्लिप होती है, ऐसी छोटी सी कवर स्लिप लगा देते हैं फिर स्लाइड के ऊपर। ऑल्टरनेटिवली ऐड 1 और 2 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन। मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन तरह की डाई होती है, उसमें कलर आ जाता है, तो आप इजीली उसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। यू विल सी सेवरल सेल्स इन द स्क्रैप मटेरियल, जो आपने चीक के अंदर से माउथ में से स्क्रैप किया, उसमें बहुत सारे आपको मटेरियल दिखेगा, कुछ सेल्स दिखेंगे, सेल मेम्ब्रेन दिखेगी, साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस होगा।
तो सेल वॉल जो होता है एनिमल सेल में एब्सेंट होता है. मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, सेल वॉल. सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल बट इट प्रेजेंट इन प्लांट सेल. सेकेंड इज द साइटोप्लाज्म, जो जेली लाइक मटीरियल है. इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल membrane and the nucleus. I'll show you the diagram of plant cell and animal cell. This is the diagram. This is plant cell, A is plant cell and B is animal cell. ये देखिए सेल मेम्ब्रेन, दोनों में सेल मेम्ब्रेन दिख रही है. ये एनिमल सेल की सेल मेम्ब्रेन है, ये प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन है. इसके बाहर कोई सेल वॉल नहीं है एनिमल सेल में, पर प्लांट सेल में बाहर की तरफ ये एक और लेयर दिख रही है. दिस इज़ द सेल वॉल एनिमल प्लांट सेल में. और ये न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट है. ये न्यूक्लियस हो गया. एनिमल सेल में सेंटर में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में थोड़ा साइड में आ जाता है, क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. ये एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट है ये. तो ये वैक्यूल बड़ा सा प्रेजेंट होता है, ये ज़्यादा वॉल्यूम कवर करता है, तो ये न्यूक्लियस यहाँ बाहर आ जाता है. मतलब बाहर नहीं, सॉरी, साइड में आ जाता है थोड़ा सा. तो सबसे बाहर प्लांट सेल में सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर ये जेली लाइक सब्सटेंस जो दिख रहा है ये हो गया साइटोप्लाज्म. दोनों में साइटोप्लाज्म है, इसमें ये साइटोप्लाज्म है और इधर ये वाला साइटोप्लाज्म हो गया. एनिमल सेल में छोटे वैक्यूल्स होते हैं और यहाँ पे प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल और न्यूक्लियस ये दोनों में हो गया. सो दिस इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. आउटर मोस्ट इज द सेल मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म और सेंटर में न्यूक्लियस. अब ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं या कई सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हो सकते हैं. ये सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से हो सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, एंड दिस यू विल लर्न इन योर हायर क्लासेस. इन क्लास 9th यू विल स्टडी इन डिटेल. ये चैप्टर आपके दोबारा आएगा 9th क्लास में. यही चैप्टर आप डिटेल में पढ़ेंगे और डिटेल में, और सारे सेल ऑर्गेनल्स, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन आप यहाँ पे पढ़ेंगे इन क्लास 9th में. हेयर यू आर ओनली गेटिंग द आइडिया of this chapter. Nucleus. It is an important component of the living cell. ये एक living cell का एक important component है. It is generally spherical. ये गोल शेप में होता है, located in the center of the cell. सेल के सेंटर में located होता है ये. It can be stained. इसे हम stain कर सकते हैं. ये कलर ले लेता है, जो भी आप इसमें stain डालेंगे, जो हम एक्सपेरिमेंट करते टाइम यूज़ करते हैं. एंड सीन ईजिली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हैं. न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जैसे ये सेल है, सेल के बीच में ये न्यूक्लियस है. ये न्यूक्लियस की बाहर की ये जो लेयर है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये बाहर साइटोप्लाज्म है. दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स. ये भी पोरस होती है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं और ये मटीरियल्स को अलाउ करती है. साइटोप्लाज्म से मटीरियल अंदर आ सकता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है. न्यूक्लियोप्लाज्म से मटेरियल बाहर साइटोप्लाज्म में जा सकता है. तो साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस के अंदर एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. विद अ माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन वी कैन सी अ स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर भी एक और छोटी स्फेरिकल बॉडी होती है, छोटी सी इस तरह से. इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस. ये हम हायर मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस. इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. अगर मैं आपको एक ड्रॉ करके बताऊँ न्यूक्लियस, तो इस न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह से, थ्रेड की तरह, और बीच में एक न्यूक्लियोलस होता है ये. तो ये न्यूक्लियस है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. दिस इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है और साथ में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं क्रोमोसोम्स. ये क्रोमोसोम्स है और बाहर हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. नाउ दे कैरी जीन्स. अब ये जो क्रोमोसोम्स हमने पढ़े हैं, ये क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं, छोटे छोटे. जो इसकी हम यूनिट्स होंगी उसको बोलेंगे हम जीन्स. दे कैरी जीन्स एंड हेल्प इन द इनहेरिटेंस ऑफ और द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स. ये जीन्स जो होते हैं ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, बच्चों में, यंग वंस में ट्रांसफ़र होते हैं. और ये क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स. और जब सेल में डिवीजन होता है, सेल डिवाइड होता है, तभी ये क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं. नहीं तो ये क्रोमैटिन थ्रेड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एंटैंगल्ड होते हैं, उलझे हुए एक दूसरे से. इन्हें क्रोमैटिन फाइबर्स कहते हैं. और बाद में जब सेल डिवाइड करना स्टार्ट करता है
तब ये क्रोमोसोम्स इंटैक्ट हमें दिखाई देते हैं। और ये जो जीन्स होते हैं, जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, they are transferred from one generation to the next generation. That means they are transferred from parents to children. What is gene? Gene is a unit of inheritance in living organisms. Unit of inheritance means जो parents से offsprings में जो बच्चों में transfer होते हैं, ये एक unit होती है gene. It controls the transfer of heredity characters. हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से जो बच्चों में जो कैरेक्टर्स आते हैं उनको हेरिडिटी कैरेक्टर्स बोलते हैं, फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। जैसे कि हर एक पर्टिकुलर किसी भी चीज़ का जीन होता है, जैसे जीन फॉर द हेयर कलर जो आपके हेयर कलर को बताएगा वेदर आपके हेयर ब्लू होंगे, हेयर ब्राउन होंगे या वाइट होंगे, या आइज़ का जो कलर होगा वो ब्लू होगा, ब्राउन होगा, ब्लैक होगा, आई कलर आपका डिसाइड जीन करेगा। तो ऐसे हर चीज़ के लिए जीन्स होते हैं हमारी बॉडी में। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स टू यू। तो मतलब आपके पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर्स आपके अंदर आते हैं। इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज़, you may also have brown eyes. That means the gene for the brown eyes you got from your father. And if your mother has curly hair, so you might also end up having curly hair. So gene for the curly hair, you got the gene of the curly hair from your mother. The different combination of genes from parents result in different characters. जैसे आपको कुछ जीन्स अपने पेरेंट्स के आते हैं, कुछ जीन्स आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के आते हैं, और कुछ जीन्स आपके ग्रैंड पेरेंट्स के भी आपके अंदर आते हैं। तो न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस, न्यूक्लियस का रोल इनहेरिटेंस में भी है, ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी है। दूसरा ये फंक्शन है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस कंट्रोल भी करता है। न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस इज़ द डायरेक्टर ऑफ द सेल। सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, सभी एक्टिविटीज़ को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। दूसरा फंक्शन इसका रोल होता है रोल ऑफ इनहेरिटेंस। द एंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल, लिविंग सेल के अंदर जितना भी पूरा कंटेंट है उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड्स साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। द प्रोटोप्लाज्म इन लिविंग सेल इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिला के कलेक्टिवली बोला जाएगा प्रोटोप्लाज्म। नाउ लेट्स स्टडी दिस। द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज़ नॉट वेल डिफरेंशिएटेड। जो बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसका न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स का, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल होता है, जैसे हमने देखा है अभी फिगर। सो देयर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटीरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन called the prokaryotic cells. These cells have nuclear material, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है उनके अंदर, इस तरह का न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, और उसके बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स विद दीज काइंड्स ऑफ सेल्स दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, लाइक द बैक्टीरिया। प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स में ऐसा स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल है इसका बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। लर्न द डेफिनेशन एंड लर्न द एग्जाम्पल्स। द सेल्स लाइक अनियन सेल एंड द चीक सेल्स दे हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। इनके अंदर न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड होता है। जैसे मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया था आपको, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, अंदर न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमैटिन मटेरियल होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो ऐसे सेल्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को छोड़ के और ब्लू ग्रीन को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे यूकैरियोट्स होते हैं। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोट्स हैं क्योंकि उनमें प्रोकैरियोटिक सेल है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। और यूकैरियोटिक सेल्स दे कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। U means true and karyons means nucleus. While observing the onion cells under the microscope, did you notice any blank looking structures? क्या आपने blank looking structures notice किए? जब आपने onion cells माइक्रोस्कोप में देखे तो ये जो छोटे छोटे blank structures हैं इनको कहते हैं वैक्यूल।
इट कुड बी सिंगल, ये एक सिंगल भी हो सकता है या बिग भी हो सकता है। जैसे अनियन सेल में एक बड़ा सा होगा, प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होता है, और एनिमल सेल में छोटे छोटे स्मॉलर वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर, बहुत छोटे होते हैं ये साइज में। You might have noticed several small colored bodies in the cytoplasm of the cells of Tradescantia leaf. छोटी छोटी बॉडीज दिखाई देती हैं। दे आर स्कैटर्ड, ये साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई होती हैं, स्कैटर्ड होती हैं लीफ में। इनको बोलते हैं प्लास्टिड्स। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, ये डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं प्लास्टिड्स। सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपको पता है लीफ में प्रेजेंट होता है, ये प्लास्टिड में प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड कई तरीके के कई कलर्स के हो सकते हैं। जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं उनको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स। यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीव्स इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल का क्या रोल है? क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये एक तरह का प्लास्टिड होता है, ग्रीन प्लास्टिड। कंपैरिजन, नाउ द कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों को, हम डायग्राम से इनको कंपेयर करेंगे। विल सी आउटरमोस्ट इसमें सेल वॉल होती है प्लांट सेल में, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, एनिमल सेल में प्रेजेंट। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट और एनिमल सेल में एब्सेंट। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दोनों में प्रेजेंट होगी। साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा। कंपेयर करते जा रहे हैं हम। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे और एनिमल सेल में एब्सेंट होंगे, क्योंकि प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस होता है और एनिमल सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो प्लास्टिड्स प्लांट सेल में। वैक्यूल्स, यस, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे होंगे, स्मॉलर इन साइज होंगे, बड़े साइज में नहीं होंगे। सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। नाउ लेट्स सी द डायग्राम अगेन। we'll revise the diagram again. this is the plant cell, सबसे बाहर सेल वॉल, ये सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जेली लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे और सेल ऑर्गेनल्स हो सकते हैं, जैसे ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, और भी गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर ये बड़ा सा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, और ये वैक्यूल के यहाँ साइड में न्यूक्लियस है। ये कंट्रोलर ऑफ द सेल है। न्यूक्लियस की बाहर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बीच में न्यूक्लियोलस, और ये क्रोमोसोम्स यहाँ पे इसके अंदर। अब यही हम एनिमल सेल देखें तो बाहर सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे वैक्यूल्स हैं, सेंटर में न्यूक्लियस, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और गोल्जी बॉडीज़ हो गई इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, तो ये डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। न्यूक्लियस में फिर देखिए ये न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये अंदर ये ब्लैक कलर का न्यूक्लियोलस, और ये क्रोमैटिन मटेरियल। और क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं जब सेल डिवाइड करता है। और क्रोमैटिन मटेरियल में क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू children. So I hope the chapter is clear to you. The summary of the chapter is given here. Robert Hooke, 1665. We have studied all these in the chapter. Nucleus is separated from the cytoplasm by a nuclear membrane. I have explained you all with the help of the diagram. I hope the chapter is clear. If you like the video, please like it, share it with your friends, subscribe the channel, and please press the bell button so that whenever I upload the video, you get the notification and you can watch the video. If you have any doubts, you can ask in the comment section and I'll definitely answer your questions. Till then, keep studying, work hard. See you in the next video. Bye bye, take care, and thank you so much.